दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर। चित्रकला के संपूर्ण निशुल्क बैच में हमारा टॉपिक चल रहा था सिंधु घाटी सभ्यता। इसका एक पार्ट हमने देख लिया। आज इसका सेकंड पार्ट लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तो चलो पढ़ते हैं आज हम इसका सेकंड पार्ट। सबसे पहले महत्वपूर्ण स्थलों में हम देखते हैं मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो यह सबसे प्रसिद्ध व प्रमुख नगर है। मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध व प्रमुख नगर है हड़प्पा सभ्यता का, जिसकी खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा होती है। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो आपको महत्वपूर्ण दो चीज़ें रखनी है। आपको प्रश्न नंबर 1 में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध व प्रमुख नगर कौन सा है, तो उत्तर सही जवाब होगा आपका मोहनजोदड़ो। इसकी खोज कब होती है? 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी के द्वारा होती है। यह किस नदी के किनारे हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए सिंधु नदी के किनारे। इसे मुर्दों का टीला भी कहा जाता है। इसे मुर्दों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। यहाँ से हमें महत्वपूर्ण जो सामग्रियाँ मिली है, महत्वपूर्ण जो स्थल मिले हैं, उनके अंदर देखिए महत्वपूर्ण एक चीज़ मिली हमें, वो है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार जिसका साइज है 39 गुणा 23 गुणा 8 फीट। 39 इसकी लंबाई, चौड़ाई है 23 फीट और 8 फुट इसकी गहराई है। इतना बड़ा स्नानागार मिला है। ये जब आपको साइज बताना है, जब साइज पूछे आपसे फिट में, आपको फुट दिया हो कि फुट में कितना फुट साइज है, तब आपका साइज ये रहेगा। अगर ऑप्शन में वहाँ पर आपको मिले मीटर में, तब आपका साइज हो जाएगा 11.7 गुणा 6.9 गुणा 2.4 मीटर। तब आपका ये साइज बनेगा। तो दोनों साइज आप ध्यान में रख के चलेंगे विशाल स्नानागार के, कि फुट में साइज ये रहेगा और मीटर में साइज आपका ये रहेगा। उसके बाद इसके महत्वपूर्ण एक है विशाल अन्नागार, कि मैं वहाँ पर एक विशाल अन्नागार भी मिला है सिंधु घाटी की। यह सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशाल इमारत है, सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है विशाल स्नानागार को। तो यह भी एक हमारा इम्पोर्टेंट हुआ यहाँ से। अब देखते हैं इसकी प्रमुख मूर्तियाँ। सबसे पहले है कांस्य की नृत्यांगना, जिसको कांस्य की नर्तकी भी बोलते हैं। कांस्य की नर्तकी, इसका साइज देखिए आप 10.5 गुणा 5 गुणा 2.5 सेंटीमीटर। ये है सेंटीमीटर में। अच्छा, इतना साइज अगर ना आए एग्जाम में, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए, ऑप्शन में 7, 8, 9, 10 आ जाए, तब आपका 9 सेंटीमीटर आपका उत्तर सही माना जाएगा, क्योंकि पिछले कई एग्जामों में ये ऑप्शन भी आया है। तो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं, नृत्यांगना का साइज कितना हुआ है, वहाँ पर ये ऑप्शन मिल सकता है आपको। अगर ये ऑप्शन में ना हो, तो अगर इस तरह आपको दिया हो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब कुछ, तब आपको ये वाला ऑप्शन रहेगा आपका सही। इसके अलावा ऑप्शन कई बार इंचेज में पूछा गया है, ये था सेंटीमीटर में। इसके अलावा आपको कई बार इंच में पूछा गया है, तो इसका लंबाई क्या मानी जाएगी? 4.51 इंच। 4.1 इंच हो जाएगी। साइज़ के अंदर ये इसके अगर सेंटीमीटर में है तो इसको 9 सेंटीमीटर भी कहा गया है, 9 सेमी। तो कई बार इसको 10.5 भी मापा गया है नीचे से। जब इसको शुरुआत यहाँ से लेकर यहाँ तक करते हैं, तो इसको ये वाले साइज 10.5 है, ये इसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, और जो इसकी मोटाई है, ये मोटाई मानी गई है 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह नृत्यांगना का ये साइज़ है। ये वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में यह मूर्ति संग्रहित है। आगे देखते हैं हम योगी का धड़। योगी का धड़ यह महत्वपूर्ण एक मूर्ति शिल्प है, यहाँ से मिला हुआ जो। इसको दाढ़ी वाला योगी, पुजारी राजा भी कहा जाता है। कई बार योगी का धड़ भी पूछ लेते हैं। कई बार आपसे प्रश्न में आता है दाढ़ी वाला योगी कहाँ से मिला है। कई बार पुजारी राजा नाम मिलता है कि पुजारी राजा जो मूर्ति शिल्प है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये इसी मूर्ति शिल्प के नाम है। यह पत्थर से निर्मित है। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि यह पत्थर से निर्मित है। जो हमने नृत्यांगना पढ़ी वह कांस्य से निर्मित थी। कांस्य नृत्यांगना यानी वह कांस्य से बनी थी, धातु ध्यान रखना इसमें। और ये पत्थर से बना है। पत्थर भी कौन सा? स्टेटाइट, जिसे साबुन का पत्थर भी कहा जाता है।
स्टेटाइट या साबुन का पत्थर से ये योगी का धड़ बना है। यह त्रिफुलिया अलंकरण वाला दुशाला ओढ़े हुए है। त्रिफुलिया अलंकरण वाला दुशाला ओढ़े हुए हैं। एग्जाम में एक प्रश्न में पूछा गया है कि त्रिफुलिया अलंकरण वाला दुशाला ओढ़े किसकी मूर्ति है, तो आपकी योगी का धड़ है, योगी की मूर्ति है या पुजारी राजा की मूर्ति है, जिसको त्रिफुलिया अलंकरण वाला दुशाला ओढ़ा हुआ है। माथे पर एक फीता बंधा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक माथे पर फीता बंधा है साधारण रूप में, और हाथ पर एक बाजूबंद भी है। हाथ पर बाजूबंद, तीनों ऑप्शन भी प्रश्न में से कहीं ना कहीं आपको कि बाजूबंद वाला पुजारी कहाँ से मिला है, या माथे पर फीता बंधा हुआ एक व्यक्ति या योगी का चित्र कहाँ से, मूर्ति शिल्प कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप कन्फ्यूज ना हो, इसी मूर्ति शिल्प की बात है वो। यह राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में संग्रहित है। यह राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में सहित है। जो कांस्य नर्तांगना थी वह भारत में है राष्ट्रीय संग्रहालय में, और योगी का धड़ राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में है। आगे हमारा महत्वपूर्ण मूर्ति शिल्प आता है, जिसका नाम है मातृदेवी, मदर गोडेश। मदर गोडेश या मातृदेवी कहा जाता है। यह टेराकोटा से निर्मित है। टेराकोटा यानी पकी हुई मिट्टी से बना हुआ है। इसका साइज 22x8x5 सेंटीमीटर है, यानी 22 सेंटीमीटर इनकी लंबाई है। ये चौड़ाई इसकी 8 सेंटीमीटर है, और जो इसकी मोटाई है वह मोटाई इसकी 5 सेंटीमीटर है। यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। आगे हमारा महत्वपूर्ण एक मोहर मिली है हमें, पशुपति शिव मोहर। पशुपति शिव की यह मोहर हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है। ये आप देखिए मोहर के अंदर यहाँ पर 4 पशु अंकित है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखना है आपको, कौन कौन से 4 पशु इसके अंदर दिखाए गए हैं। इसके अंदर चित्ता है, हाथी है, आप देख सकते हैं चित्ता यहाँ पर है, हाथी यहाँ है, इसके बाद गेंडा जो ऊपर यहाँ बना है, और भैंसा यहाँ बना है। ये 4 मूर्ति शिल्प है, चित्ता, हाथी, गेंडा और भैंसा। एक प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि पशुपति शिव की मोहर में कौन सा पशु नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पर 4 चीज़ें दी है तो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है नहीं वाला। इसके अंदर उसके एग्जाम के अंदर गेंडा शायद नहीं दिया था, और बीच में यहाँ पर घोड़ा रख दिया था। तो हम सोचते हैं घोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं, घोड़ा उस समय नहीं था, सिर्फ गेंडे का था। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन गायब करके आपको कोई और एक्स्ट्रा ऑप्शन, चाहे शेर डाल दें चाहे घोड़ा डाल दें, कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन में अलग डाल दिया जाएगा, कन्फ्यूज हो जाएगा आप। तो इस कन्फ्यूजन से दूर होने के लिए आपको इस चीज़ को याद रखना है, चारों पशुओं को, कि 4 पशु कौन से हैं, चित्ता, हाथी, गेंडा, भैंसा। इसके बाद हमारा महत्वपूर्ण मूर्ति शिल्प में आता है वृषभ। वृषभ या एक भैंसा या बुल भी कहते हैं इसको। यह कांस्य से निर्मित है। यह कांस्य से निर्मित है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। गुस्से में पीछे देखता हुआ इस तरह से भी प्रश्न में आ सकता है, तो यह भैंसा होगा, यह वृषभ है, इसकी ही बात होगी। तो यह कांस्य से बना हुआ है और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। उसके बाद एक मोहर और मिली है हमें, जिस पर कुमुद बेल की आकृति है। कुमुद वाले बेल की आकृति की एक मोहर मिली है, वह भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। देखिए आप आकृति में ये कुमुद वाला एक बेल बना हुआ है मोहर के ऊपर, तो यह भी इम्पोर्टेंट है। कुमुद वाले बेल की मोहर हमें कहाँ से प्राप्त होती है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। अब देखिए हमारा आगे 2 बाघों के बीच में मानव मोहर। एक और हमें मोहर मिलती है, हमें 2 बाघों के बीच में मानव। 2 बाघ है, उनके बीच में मानव बैठा है, इस तरह की एक मोहर मिली है। यह भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, यह भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। ये एक मोहर है। यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। यह मोहर हमें कहाँ देखने को मिलती है, अब यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है, जहाँ हम देख सकते हैं। इसके आगे एक आता है महत्वपूर्ण चित्र, टीकरे या बर्तन पर। टीकरे या बर्तन पर एक नाव का चित्र हमें देखने को मिलता है। यहाँ से हमें नाव का चित्र, यह भी हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। इसके बाद नटराज की मूर्ति।
नटराज की मूर्ति हमें प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो से, ये महत्वपूर्ण है। फिर चित्रित बर्तन मिले हमें मोहनजोदड़ो से, यह भी महत्वपूर्ण है। जो चित्रित बर्तन है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मूर्तिशिल्प चित्र वगैरह थे जो हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो आप इन सबको याद रखेंगे। उसके बाद देखिए हमारा महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है जो हम फिर से इनको देखते हैं। मोहरों पर अधिकतम या अधिकतर पशुओं की आकृति बनी हुई है। यानी जो मोहरें में देखने को अभी तक मिली है उनमें आपने गौर किया होगा, देखा होगा कि अधिकतम पशुओं की आकृति है। जो स्नानागार पढ़ा हमने, स्नानागार के पूर्व में कुषाण काल में स्तूप का निर्माण करवाया गया था। कुषाण काल में स्नानागार के पूर्व में स्तूप का निर्माण करवाया गया। इसके अलावा हमें यहाँ से 5 बेलनाकार मोहरें और मिली है। 5 बेलनाकार मोहरें में मोहनजोदड़ो से मिलती है। सूती वस्त्र का टुकड़ा मिला है हमें मोहनजोदड़ो से, सूती वस्त्र का टुकड़ा। तो सूती वस्त्र का टुकड़ा भी हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। उसे हमें पता चलता है कि वहाँ सूती वस्त्र भी काम में थे, यानी अच्छा भला उद्योग वगैरह था जिसे वो सूती वस्त्र बनाते थे। तो सूती वस्त्रों का हमें पता चलता है हमें मोहनजोदड़ो से। यहाँ से हमें शव को जलाने की प्रथा का पता चलता है। यहाँ की जो प्रथा थी वो शव को जलाने की थी, दफनाने की नहीं थी। यहाँ के लोग शव को जलाते थे मोहनजोदड़ो में। 7 से अधिक बार बाढ़ से नष्ट हुआ है मोहनजोदड़ो। प्रश्न में एक बार पूछा भी गया कि कितनी बार यह बाढ़ से नष्ट हुआ है, तो ये 7 से अधिक बार यह बाढ़ से नष्ट हुआ है मोहनजोदड़ो। तो ये कुछ थी महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण जानकारी मोहनजोदड़ो के बारे में। आज आपके सामने एक प्रश्न है, इसका मुझे कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। योगी का धड़ किस पत्थर से बना है? योगी का धड़ जो है किस पत्थर से बना है, इसका आप मुझे उत्तर कमेंट करके बताएंगे। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूंगा। तो दोस्तों बस आज हमारी क्लास इतनी ही। क्लास आपको कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट करके। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। बताइए कि एक ऐसा भी चैनल है जो आपका बिना वक्त ख़राब किए हुए अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध करवा रहा है। तो पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, मस्त रहिए। धन्यवाद।